हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप घर बैठकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी पुरानी वीडियोस में बातें कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लेंथ एंड एड तक कवर कर चुके थे। और लेंथ एंड एड में मैंने आपको लास्ट में लेंथ एंड एड का उपयोग तक सारी बातें बता दी थी, जिसमें मेंटल बनाने में किसका उपयोग होता है, कई सारी चीज़ों में लेंथ एंड एड वगैरह, तुम्हारा चश्मे वगैरह बनाने में, बेल्टिंग करने वालों के लिए जो भी हैं, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी वहाँ तक बता दी थी। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। कई सारे बच्चों के लाइक भी आए थे, तो ऐसे आपका प्यार मिलता रहे मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। तो फ्रेंड्स, आज अपना इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा एक्टिनेट रह गया है। तो बस आज मैं आपको एक्टिनेट और बताऊंगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो एक्टिनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत। आज अपन एक्टिनेट शुरू करके इस बारे में बात कर लेंगे कि एक्टिनेट्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं एक्टिनाइड्स के बारे में। एक्टिनाइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप जानते हो हमने लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व पढ़े, लेंथेनम पढ़े, कि जो लेंथेनाइड श्रेणी तत्व हैं, जिसमें लेंथेनम के बाद वाले तत्व हैं वो सब क्या कहला रहे थे, लेंथेनाइड्स कहला रहे थे। हालांकि लेंथेनम किसका तत्व था, डी ब्लॉक का तत्व था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ए ब्लॉक से मैच खाती हैं, इसलिए हमने उसको क्या करा, कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए ए ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही रखा। लेंथेनाइड भी ए ब्लॉक के तत्व होते हैं और एक्टिनाइड भी ए ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसको लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी में बांट करके अध्ययन कर रहे थे। पहले मैंने आपको लेंथेनाइड श्रेणी पढ़ाई थी, आज मैं आपको एक्टिनाइड श्रेणी पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हम एक्टिनाइड श्रेणी के लिए क्या कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन 5वें कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। वह श्रेणी, तत्वों की वह श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन 5वें कक्षक में प्रवेश करता है, आपकी क्या कहलाती है, एक्टिनाइड श्रेणी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई बिल्कुल सिंपल सी बात। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो एक्टिनाइड श्रेणी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन 5वें कक्षक में प्रवेश करता है, वो आपकी क्या कहलाती है, एक्टिनाइड श्रेणी कहलाती है। और हम जानते हैं कि जो एक्टिनियम है, जो एक्टिनियम 89 है, ये हालांकि एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, लेकिन इसके गुणधर्म एफ ब्लॉक से मैच खाते हैं, इसलिए हम इसको एफ ब्लॉक के साथ ही रख करके अध्ययन करते हैं। तो जो एक्टिनियम 89 के जो बाद वाले सारे तत्व हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। एक्टिनियम 89 के बाद वाले तत्व, यानी कि थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक के जो तत्व हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व या एक्टिनॉन कहलाते हैं। इनको अपन एक्टिनाइड भी कह देते हैं और अपन इनको शॉर्ट में एक्टिनॉन भी कह देते हैं। ये तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इनमें भी इलेक्ट्रॉन N-2f कक्षक में ही भरा जाता है, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। जैसे हमने लेंथेनाइड में N-2f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा था, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसमें भी N-2f कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनको हम, जैसे इनको हम लेंथेनॉन बोल रहे थे, ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉन, जिसको हम AN से दर्शाते हैं, एक्टिनॉन
इनको हम एक्टिनॉन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इनमें जो शुरुआत है वहां पर हो रही थी 4f से, यहाँ पर हो रही है 5f से। ठीक है, वहां पर तुम्हारे थे 5d में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन 6d में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपके वर्ग थर्ड बी के शुरू होते हैं, थर्ड वर्ग बी में शुरू होते हैं और 7वें आवर्त से शुरू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहां से शुरू होते हैं ये, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये थर्ड बी वर्ग में शुरू होते हैं। ठीक है, 7वें आवर्त में उपस्थित। ठीक है, इसमें 5f कक्षक होता है और 6d में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जनरल सी बातें इसमें सारी आ जाती हैं। ठीक है, कहां से लेके कहां तक के हैं आपके, थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक के सारे तत्व हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सारी बातें समझ आ गई कि ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है वे आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिनॉन तत्व या एक्टिनॉन श्रेणी के तत्व कहलाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इनमें कुल मिलाकर कितने तत्व हैं, इनमें भी 14 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, इनमें भी 14 तत्व हैं। ठीक है, अब इनको लेंथेनाइडों के नीचे क्यों रखा गया है उसका भी कारण है फ्रेंड्स। ठीक है, कि हमने एक्टिनाइड तत्वों को लेंथेनाइडों के नीचे क्यों रखा है इसका भी एक कारण है, वो आप सुन लीजिए। एक तो पहली बात यह है कि जो आवर्त सारणी है उसमें स्थान की कमी है। किसकी कमी है, स्थान की कमी है। ठीक है, पहला तो यह है कि आवर्त सारणी में स्थान की कमी, इसलिए इनको आवर्त सारणी में नहीं रखा गया है। दूसरा है इनका लेंथेनाइड से गुणों में समानता, और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी किसके समान है, इनके समान है, लेंथेनाइड के समान है। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा कारण क्या है कि ये आपस में गुणों में समानता रखते हैं, आपस में गुणों में समानता रखते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण इनको क्या करा गया है, लेंथेनाइडों के नीचे रखा गया है। पहली बात यह है तो आवर्त सारणी में जगह नहीं है, आवर्त सारणी में स्थान की कमी है। दूसरी बात यह है कि लेंथेनाइड से गुणों में समानता रखते हैं, इसलिए उनको लेंथेनाइड के नीचे रखा गया है। फिर ये आपस में भी गुणों में समानता रखते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से क्या करा है, लेंथेनाइडों के नीचे एक्टिनाइडों को रखा गया है। ठीक है, बेसिक सी बात बता दी। सबसे पहले मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जिसमें 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसमें 5f कक्षक में जाता हो वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इन्हें बिलॉ के तत्व कहते ही हैं, इन्हें अंतः संकरण श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। और अंतः संकरण श्रेणी की ये कौन सी श्रृंखला है, ये कौन सी श्रेणी है, द्वितीय अंतः संकरण श्रेणी है। पहली तो लेंथेनाइड वाली है, ठीक है, जैसे हम प्रथम अंतः संकरण श्रेणी कह रहे थे, ऐसे हम क्या कह रहे हैं, द्वितीय अंतः संकरण श्रेणी कह रहे हैं। ठीक है, हम इनको एक्टिनॉन के द्वारा दर्शाते हैं। ये भी आवर्त सारणी में थर्ड वर्ग में 7वें आवर्त से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या उपस्थित होता है, इसमें 5f कक्षक भरा होता है, 5f कक्षक उपस्थित होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें और कॉमन सी बातों की, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर अपन प्रकृति में देखें तो यूरेनियम सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व है। चूंकि जो यूरेनियम है उसके बाद वाले सारे तत्व हैं फ्रेंड्स, वो वैज्ञानिकों के द्वारा लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में निर्मित किए गए, यानी कि कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्व हैं। ठीक है, इसीलिए जो यूरेनियम 92 है उसके बाद वाले सारे तत्व ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स या परा यूरेनियम तत्व भी कहलाते हैं, या संश्लेषित तत्व भी कहलाते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि एक्टिनाइड श्रेणी के सभी तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि रेडियो धर्मी हैं। इनका भी अर्धायुकाल अपन निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दो बात और लिख देता हूं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, कि यूरेनियम, यू थोड़ा सही बना देते हैं,
यूरेनियम 92 के बाद के कृत्रिम तत्व आपके क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? ये परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी तत्व क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए इनका उपयोग अपन किस में करते हैं? ट्रेजर तकनीक में, किसी चीज को खोजने वाली तकनीक में अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉमन कॉमन सी बातें हैं, कृत्रिम रूप से संश्लेषित हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं, सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं ये। ठीक है, और इनका अर्धायु काल निकालते हैं। जब अपन इनमें परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो जिसके साथ साथ क्या होता है? इनका अर्धायु काल भी घटता चला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जो लॉरेंशियम 103 है, ठीक है, अंतिम तत्व है, इसका अर्धायु काल लगभग 3 मिनट का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अर्धायु काल लगभग कितना होता है? 3 मिनट का होता है। इसका अर्धायु काल 3 मिनट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो कॉमन कॉमन सी बेसिक सी बातें जो मैंने बता दी हैं, अब मैं आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा, जहां से कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो लेंथेनाइड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा सिलेबस है, हम इसे कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी, एक्टिनाइड की डेफिनेशन बता दी, जो बेसिक सी बातें हैं वो बता दी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ बेसिक बातें दे भी नहीं रखी हैं। तो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो फ्रेंड्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा डिफरेंट सा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र है ना, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र की बात करें तो वो होता है n-2 F0 to 14 n-1 D 0 से लेके 2 और NH2 या 7H2 कर सकते हैं। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके आधार पर इसमें आपको D2 विन्यास भी मिलेगा, F0 विन्यास भी मिलेगा, 7H2 तो रहता है। अपन चलेंगे रेडॉन 86 तक, तो आप जानते ही हो रेडॉन 86 क्या उत्कृष्ट गैस है, तो अपन रेडॉन 86 तक सीधे चलेंगे, उसके बाद इन सारे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेंगे। अब मैं अपना समय बचाने के लिए यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वीडियो पॉज करके लिख दूंगा, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं कटेंगी, बस मैं अपना समय बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन पे बात कर रहे हैं किस पे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसमें थोड़ी सी क्या है, असमानता आपको देखने को मिलेगी। मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा सा जगह कम है, मैंने इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हटा दिया था। मैं आपको बता रहा था कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका n-2F 0 to 14 n-1 D 0 to 2 और NS2 होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो S तो यहाँ पे है ही है कंप्लीट, S में सब में 2 है ही है, लेकिन यहाँ D में आपको ये जो D है यहाँ में आपको 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। ये जो F है यहाँ तो आपको 0 भी और 14 तक मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक तो यहाँ पर F1 नहीं होता, एक यहाँ पर F8 नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनके एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या है, F1 नहीं होता और एक आपका F8 नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, जिसमें अपन बात करें एक्टिनियम 89, तो ये तो रेडियम 86 तक तो होता ही होता है, उसके बाद 86 और 1 87 और 2 89। ठीक है, तो ये जो आपका एलिमेंट है एक्टिनियम,
ये फ्रेंड्स आपका एलिमेंट है डी ब्लॉक का, ठीक है। अब चूंकि इसकी प्रॉपर्टीज ए ब्लॉक एलिमेंट से मैच खाती हैं, इसलिए हम इसको कंपैरेटिवली ए ब्लॉक के साथ रखकर ही स्टडी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी अनियमितताएं देखने को मिलेंगी। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो एक्टिनेट श्रेणी के तत्व हैं वो नाभिक के अंदर बहुत अंदर तक धसे हुए रहते हैं, इसलिए उनका बिल्कुल सही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना, मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। उनका सही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये जो एक तो यहाँ 5F कक्षक है और ये जो 6D कक्षक है, इन दोनों कक्षाओं के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है और अल्प ऊर्जा अंतराल होने के कारण ये जो 6D के इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6D के इलेक्ट्रॉन है, ये 5F व 6D दोनों कक्षाओं के मध्य संक्रमित होते रहते हैं, ट्रांजिट होते रहते हैं, ठीक है, स्थायित्व को पाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अल्प ऊर्जा अंतराल होने के कारण ये क्या करते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है, ये जो थोरियम 89 है, थोरियम 90 सॉरी, थोरियम 90 में ये जो 6D2 विन्यास है, इसके जो प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन है, जो थोरियम के 90 के जो गुणों की व्याख्या है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होती है, इसलिए हम इसको ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मैं साथ ही साथ यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका ये जो क्यूरियम है, क्यूरियम 96, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये सेम टू सेम गैडोलिनियम जैसा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको बता रहा हूं मैं, ये गैडोलिनियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आप देख लेना। यहाँ पर 5F7 6D1 7S2, यहाँ पर होता है 4F7 5D1 6S2, ठीक है। तो गैडोलिनियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, क्यूरियम का। एक जो थोरियम 90 है, इसके जो प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन है, गुणों की व्याख्या है, वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होती है, 6D2 वाले से होती है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं कि 5F और 6D है, इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, अल्प ऊर्जा अंतराल होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 6D का इलेक्ट्रॉन आसानी से कभी F में कभी 6D में ही ट्रांजिट होता रहता है, संक्रमित होता रहता है, जिसके कारण ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो इनका नाभिक है उसमें काफी अंदर इलेक्ट्रॉन धसा हुआ रहता है, इसलिए इनका सही सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना भी थोड़ा सा असंभव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए एफ ब्लॉक में जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, जो आने लायक क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते जाते हैं, मैंने सारे बता दिया। ये एक्टिनियम 89 है, रेडियम 86 तक चले गए, उसके बाद यहाँ पर बढ़ गए। ये थोरियम 90 है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। ये प्रोटेक्टिनियम है 91, जिसमें 5F2 6D1 7S2 होता है। ये यूरेनियम 92 है, ये यूरेनियम वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 92 में रेडियम 86 हो गया, ठीक है, 187 88 89 और 90 91 92, ठीक है, इस तरह से। ये नेपच्यूनियम 93 है, रेडियम 86 तो सब में चलेगा 7S2 सब में चलेगा, बस कहाँ पर बढ़ता जाएगा आपका अंतराल, यहाँ पे हो जाएगा। जैसे 6D1 है, ये 4 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस मैं आपको बता दिया था ना, एक्सेप्शन में एक तो यहाँ पर 5F ऐसे लिख लो, F2 F5 और F8, ये वाले विन्यास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर 5F5 नहीं है, 5F6 है सीधा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ऐसा तरह का विन्यास प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अमेरिशियम तुम्हारा 5F7 6D0 7S2 विन्यास प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्यूरियम का बता दिया, 5F7 है, अब यहाँ पर 6D1 हो गया, ये 7S2। ये गैडोलिनियम जैसा, जो गैडोलिनियम 64 लेंथेनाइट श्रेणी का तत्व है, उसके जैसा समान विन्यास रखता है, केवल मुख्य कोष का अंतर है बस, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात बर्केलियम की बता दिया, ये 5M9 है। अब देखो यहाँ पर 8 नहीं आ रहा, मैंने एक्सेप्शन बता दिया ना, ये 8 नहीं होगा, ठीक है। फिर ये कैलिफोर्नियम 98, यहाँ पर 5F10 हो जाएगा। ये फिर तुम्हारा आइंस्टीनियम है, ये 5F11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यहाँ पर बना दिए हैं, जिससे क्या कर सकते हैं आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। अब आप चाहो तो मैं इनकी आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ। एक्टिनियम तो यही है, इसकी ट्रिक एक बार बोल के बता देता हूँ, फिर इसको लिख दूंगा। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे
पके आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नूडल्स लेकर आओ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी ट्रिक लिख देता हूँ जिससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं से लिख देता हूँ। एक्टिनियम निवासी तो आप जानते ही हो। यहां से थोड़े थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। लो मैं इधर आ जाता हूं। उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पके आम कम बिके, या पुराने आम लिख लो, ज्यादा अच्छा है। पुराने आम कम बिके, ये यहां तक पहुंच गए अपन, कम बिके तक। कैफे में ऐश फरमाओ, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नूडल्स, ये तुम्हारा नोवेलियम के लिए, मैडम नूडल्स लेकर आओ। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रिक लिख दिया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इन एक्टिनाइड श्रेणी तत्वों को याद रख सकते हैं। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाओ, मैडम नूडल्स लेकर आओ। देखो थोड़े का मतलब ये हो गया आपका थोरियम, प्रोटेक्टिनियम का मतलब हो गया पहलवान, उनसे का मतलब हो गया यूरेनियम, निपटेंगे का मतलब हो गया आपका नेपच्यूनियम, पुराने का मतलब हो गया प्लूटोनियम, अमेरिशियम का मतलब हो गया आम, क्यूरियम का मतलब हो गया कम, बर्केलियम का मतलब हो गया बिके। ठीक है, और कैलिफोर्नियम का मतलब हो गया कैफे। ठीक है, आइंस्टीनियम का मतलब हो गया ऐश, और फर्मियम का मतलब हो गया फरमाओ, मेंडेलिनियम का मतलब हो गया मैडम, और नोबेलियम का मतलब हो गया नूडल्स, और लोरेंशियम हो गया लेकर आओ। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स इस ट्रिक वाइज बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, इन एक्टिनाइड की श्रेणी के तत्वों को, इलेक्ट्रॉन विन्यासों को याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें थी बता दी हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास में इससे ज्यादा कहीं कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे दिखती नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो इसका गैडोलिन जैसा विन्यास कौन से तत्वों का होता है, तो ये आपका है बेटा क्यूरियम का। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर देखो लेंथेनाइड श्रेणी से एक्टिनाइड श्रेणी की कुछ समानताएं कुछ असमानताएं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोल के बता देता हूँ। ठीक है, तो जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी में समानता है, सबसे पहले उसकी समानता की बात कर रहे हैं अपन। तो समानता फ्रेंड्स देखो, एक तो ये है कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है दोनों ही श्रेणियों में +3 मानक अवस्था पाई जाती है, आप जानते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। अगर मैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करूं, जैसे लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ऐसे ही एक्टिनाइड की जो मानक ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। लेकिन यहाँ पर थोरियम +4, प्रोटेक्टिनियम +5, यूरेनियम +6 और नेपच्यूनियम +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक दिखा देते हैं। इसका सबका कारण क्या है, स्थायित्व, यानी कि नोबल गैस जैसा विन्यास प्राप्त करना। अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो ये कैसा विन्यास प्राप्त कर लेंगे, रेडॉन 86 जैसा विन्यास प्राप्त कर लेंगे। इसी कारण ये इतनी तक +7 तक असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, जबकि इनकी जो साधारण सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +3, यानी कि +3 सारे के सारे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही श्रेणियों में बाएं से दाएं जाने पर जो इनकी आणविक त्रिज्या है, परमाणु आकार वो घटता ही है, हमको बता दिया, समानता है ये। जो लेंथेनॉन और एक्टिनॉन है दोनों श्रेणी के इलेक्ट्रॉन विन्यास NS, N-1D और M-2 तीनों कक्षकों में प्रदर्शित किया जाता है, यानी तीनों कक्षक क्या है, इनके अपूर्ण कोश प्रदर्शित होते हैं। तो ये कुछ इनकी समानता है, जिसमें मैं आपको बता दूं जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है ये भी दोनों भी क्या करते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये समानताएं प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बात करूं असमानताएं की, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए या असमानताएं लिखिए। तो देखिए सबसे पहली बात इनमें सिंपल सी है कि जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं ये तीसरे वर्ग के छठे आवर्त से शुरू होते हैं, जबकि जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं वो तीसरे वर्ग के 7वें आवर्त से शुरू होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इस श्रेणी को अपन Ln यानी कि लेंथेनॉन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को अपन किससे, An से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 4f कक्षक में प्रवेश करता है, जो इलेक्ट्रॉन है 5f कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है,
इसमें जो +2 और जो +4 है ये क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया था जो एक्टिन श्रेणी के तत्व हैं यहाँ पर आपकी +4 +5 +6 +7 असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो लेंथेनाइट श्रेणी तत्व होते हैं उनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, जबकि जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं उनमें जो संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति है फ्रेंड्स वो क्या होती है, काफी अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस श्रेणी में जो अनुचुंबकीय गुण हैं आसानी से समझे जा सकते हैं। जो लेंथेनाइट श्रेणी तत्व हैं उनमें अनुचुंबकीय गुण आसानी से समझे जा सकते हैं, जबकि जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं उनमें अनुचुंबकीय गुणों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसानी से समझे नहीं जा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस श्रेणी के तत्व जो ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, जो लेंथेनाइट श्रेणी तत्व हैं वो ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, जबकि जो एक्टिनाइट श्रेणी तत्व हैं वो ऑक्सो धनायन बनाते हैं। जैसे कि आपका UO+2 हुआ या आपका ये UO+2 हुआ। ठीक है, इस तरह के ऑक्सो धनायन ठीक है बनाते हैं। यानी कि लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, जबकि जो एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं वो ऑक्सो धनायन बनाते हैं। तो ये फ्रेंड्स कुछ असमानताएं हुई, समानता असमानता में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जो एक्टिनाइट वाला टॉपिक है खत्म होता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा इतने दिनों से चल रहा था, काफी लंबा खिंच गया, डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और मैं अपनी वीडियो में इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर लेकर आऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हमें पूरा पढ़ना है। ठीक है, और पूरा पढ़ने से क्या होगा, जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें स्थायी ज्ञान भी याद रहेगा और सारी बातें याद भी रहेंगी। हाँ, मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी बातें लेकर आऊंगा। फिर भी अगर आपको डी और एफ ब्लॉक यानी कि चैप्टर 8 में कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपके सॉल्यूशंस जरूर देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स अब विदा लेने का समय आ गया है। मुझे भी खुशी है, आपको भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद अपन कोई एक नया अच्छा सा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आप मेरा पूरा वीडियोस देख सकते हैं, आई बटन पर जाकर के पुराने वीडियोस देख सकते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, समझदारी का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा और आप सबसे अलविदा कहना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, जय हिंद।